किसका न्यूमेरिकल्स? किस में? अच्छा 12th के पेपर की बात कर रहे हो? मैं तो हर बार इजी देता हूँ, कोई बनाता ही नहीं तो मैं क्या करूँ? मैं तो इजी। लो देखो, कोई खुश है कोई नाराज हो, क्या करें? हाँ, सबसे पहले 2-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं 3x3 जल्दी जल्दी से, वार्म अप हो जाओ। इसका डिटरमिनेंट निकालो तो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। चलेंगे सीधा मेन टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से स्टार्ट करेंगे। थ्री बाई थ्री प्रैक्टिस करते रहो, कैलकुलेशन आप लोगों का सही नहीं। देख लेते हैं आ रहा है। -21 है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में लिखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, इफ एनी रो और कॉलम, इफ एनी रो और कॉलम, इफ एनी रो ऑलरेडी बताया था, बस लिखवा दे रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा। इफ एनी रो और कॉलम is multiplied by its corresponding cofactor, if any row or column is multiplied by its corresponding cofactors, क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट्स। लिख लो, multiplied by cofactor we will get the value of determinant, we will get the value of determinant। अगर किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। वो भी लिख लो। देखो, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय other cofactors, is multiplied by other cofactors, so we will get 0 simply। लिख लेना भाई, थोड़ा सा एक लाइन भी नहीं लिख सकता खुद से, बना के लिख लो ना। 0। अच्छा ये नहीं पता? ये 2-3 दिन रिवीजन नहीं किया ना न्यूटन मैट्रिक्स में? ये प्रॉपर्टी पहले भी बताया, इसी से तो प्रूफ किया था, ए इंटू एडजॉइंट वाला फॉर्मूला है ना। उसके लिए कॉपीराइट को देखना होता है ना बच्चों, तो बस लिखवा दिया कि रिवीजन हो जाएगा। आगे लिखिएगा, ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ आई। कितना होता है? 1 होता है। लिखते जाओ, तो सिंपल हो गया, जो पहले ही बात कर चुके हैं। लिखिएगा, इफ एनी टू रो और कॉलम्स, if any two rows or column are interchanged, if any two rows or column are interchanged, the value of determinant is changed in sign only, is changed in sign only। समझ में आएगा है ना। अगर किसी एक दो रो को आप इंटरचेंज करेंगे, अगर किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज होता है। ये भी बताया हूँ हिस्ट्री में जब पढ़ रहे थे तो, है ना। कभी रो से कॉलम का ऑपरेशन नहीं लगाते, कभी नहीं। रो टू रो, कॉलम टू कॉलम, कभी रो और कॉलम को इंटरचेंज ऐसा नहीं करते। जो भी ऑपरेशन आगे पढ़ने वाले हैं, रो को रो से चेंज करेंगे, कॉलम को कॉलम से चेंज करेंगे, है ना। कभी रो टू कॉलम, कॉलम टू रो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, if row or columns are rotated, if row or columns are rotated in cyclic order, इसके बारे में बात किया था स्टेप में, है ना।
if row or columns are rotated in cyclic order and value of determinant unchanged and value of determinant will be unchanged, value of determinant will be unchanged. साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या, मान लो ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ये एक्स वाई जेड है ना, तो आर वन आर टू आर थ्री हो गया। अब मान लो हमने लिख दिया आर टू आर थ्री और फिर आर वन, सेम वैल्यू आएगा, फिर आर थ्री आर वन आर टू तो भी क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर पाने के लिए आपको दो बार ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे ए यहाँ से यहाँ जाना, पी क्यू आर एक्स वाई जेड और ए बी सी, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना तो कितनी बार ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, दो बार। तो माइनस साइन भी कितनी बार आएगा, दो बार। तो माइनस इंटू माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस। और रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से वैल्यू तो कभी चेंज होती नहीं, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है, साइन। क्या चेंज होता है, सिर्फ साइन। तो अगर मुझे यहाँ से जाना तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पी क्यू आर आएगा, यहाँ एबीसी आएगा, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो वो मिल जाएगा। तो कितनी बार ऑपरेशन लगाना पड़ा, दो बार, तो हर बार एक माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, वापस प्लस, है ना। इसलिए साइक्लिक ऑर्डर में आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं करता, क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, टू होता है, इवन नंबर होता है ना। डन। नेक्स्ट, ये तो बता ही दिया, ट्रांसपोज करेंगे तो भी डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप जब पूरे रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है ना। नेक्स्ट, if a determinant has any two rows or column, if determinant has any two rows or columns identical, any two rows or column identical, then its value is 0, then its value is 0, then its value is 0. मान लो इस तरह से लिख दिया हमने, ए बी सी, यहाँ मान लो पी क्यू आर, कितना जाएगा वैल्यू इसका, 0। अगर मान लो हम इसको के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, अभी भी डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिकल नहीं, अगर रो या कॉलम प्रोपोर्शनल में है तो भी क्या जाएगा डिटरमिनेंट 0। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से के क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, यहाँ से के क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। आपको पता है ना, डिटरमिनेंट में अगर आप कुछ कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, पूरे कॉमन लेंगे सबसे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सब में जाएगा। ये बेसिक फर्क होता है पहली बात तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, है ना। तो अगर मुझे यहाँ से कॉमन लेना हो तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी, कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो अगर रोज या कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना होता है, 0, है ना। कई बार प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल भी आ जाएंगे एकदम ना डिफिकल्ट, यहाँ पे क्या है, डेटा दे देंगे आपको, है ना, और बोलेंगे डिटरमिनेंट निकालो, 3 डिजिट में दे देंगे नंबर, पता चला किस में है, वो प्रोपोर्शनल में है ना। ये भी लिखवाएंगे, जरा लिख लो। A scalar will be multiplied in any one row or column. A scalar will be multiplied. A scalar will be multiplied. A scalar will be multiplied in any one row or column. In any one row or column. Scalar will be multiplied in any one row or column. एग्जाम्पल के तौर पर चाहो तो ये लिख लो, है ना, यहाँ पे a1 b1 c1 कर लेना, a2 b2 c2 कर लेना, pq रहने दो, कहीं कर लेना। तो अगर मैंने k मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, किसी एक रो में हुआ, किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करना तो भी क्या होगा, किसी एक कॉलम में होगा। एक बार में अगर पूरे डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k क्यूब से। कितने से, k क्यूब से करेंगे तब एक के इसमें जाएगा, एक के इसमें जाएगा, एक के इसमें जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है, k1 k2 k3, है ना,
तो यहाँ K1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ K2 से और यहाँ K3 से, और जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर मान लो बैलेंस करना है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा, और आपको जरूरत है मल्टीप्लाई करने तो क्या करेंगे, जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से डिवाइड भी कर देंगे, वो तो बैलेंसिंग की बात है ना। क्या, अरे नहीं दोस्त, बाहर जैसे मान लो हमने इसमें के मल्टीप्लाई किया तो बाहर लिख देंगे 1/k, ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई दूसरे रूम में कहाँ कहाँ डिवाइड कर दोगे। अच्छा वो बोलो कि किसी एक को मल्टीप्लाई किसी एक मल्टीप्लाई, तो वही बात हो गया ना, उसको अगर मान लो जरूरत है तो इसके को अंदर भेज दो, किसी एक रो में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट ये भी लिखवा रहा नहीं था है ना, k इंटू ए डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा बोलो, k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं, है ना, लिख लो जल्दी से। ये सब इसका अगर मैं आपसे वैल्यू पूछी 108 18 36 1336 सर यहाँ 102 1736, इसका कितना आएगा डिटर्मिनेंट, जीरो आ जाएगा क्या। फर्स्ट में देखो 6 कॉमन ले लो, फर्स्ट रो से 6 कॉमन ले लो तो कितना आएगा 17 3 और 6 जो कि किसके बराबर है, थर्ड रो के बराबर हो जाएगा है ना, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 0 है ना, वो भी कर सकते हो है ना। यहाँ से क्या करो 6 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 17 3 और 6, ये बाहर कहाँ आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा है ना, फर्स्ट रो से 6 कॉमन ले लिया। अब देखो फर्स्ट रो थर्ड रो दोनों क्या हो गया बराबर, आंसर कितना हो गया भाई 6 इंटू 0 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ये भी लिखवाया था, द वैल्यू ऑफ कितना होता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर कितना होता है 0, लिख लीजिएगा द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट of odd order, the value of skew symmetric determinant of odd order is 0 is 0 is 0। और अगर इवन ऑर्डर होगा ना तो डिटर्मिनेंट क्या होता है हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, जरूरत नहीं पड़ती है। अब 4 ऑर्डर का तो पूछेगा नहीं, तो अगर 2 ऑर्डर में कोई भी आप एक डिटर्मिनेंट ले लो है ना, कोई भी डिटर्मिनेंट है उसकी ऑर्डर का, ये दिस ये मान लो b और ये क्या हो जाएगा माइनस b, यही बनेगा ना स्क्यू सिमेट्रिक 2/2 में, इसका डिटरमिनेंट लो कितना है 0 माइनस b स्क्वायर कितना जाएगा इक्वल टू b स्क्वायर। अगर आप 4/4 का ही बनाओगे मान लो, लेकिन मुश्किल है, और उसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसका भी फाइनल आंसर क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर ही आता है ना, ऑर्डर का 0 और इवन ऑर्डर का परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट लिखिएगा एडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स या स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, तो लिख लो एडिंग डिटर्मिनेंट्स कैसे ऐड करते हैं डिटर्मिनेंट को, a1 b1 c1 है ना, यहाँ पर क्या है a2 b2 c2 a3 b3 c3 और यहाँ पे है x y z a2 b2 c2 a3 b3 c3। मैट्रिक्स को ऐड करना बिल्कुल अलग है, डिटरमिनेंट को बिल्कुल, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देखिए हम कैसे ऐड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो वहाँ पे मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 का सारे एलिमेंट डिफरेंट होते हैं हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, 2 रो सेम होगा ही होगा या 2 कॉलम सेम होगा ही होगा, जैसे देखो यहाँ पे ये दोनों रो सेम है क्या, दोनों कॉलम सेम है क्या, फर्क कहाँ है सिर्फ फर्स्ट रो में। अब इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे,
यहाँ पे एडिशन किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अबाउट ही होता है, तो यहाँ दोनों सेम है दिख रहा है, तो बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे कैसे ऐड हो जाएगा, a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड, और बाकी यहाँ पे नो चेंज, a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये एडिशन। तो अगर मैं स्प्लिटिंग बोलूँ तो यहाँ से वापस यहाँ जाना है तो सेम वही एक रो या एक कॉलम के अबाउट ही स्प्लिट होता है ना। अरे यहाँ से यहाँ जा रहे तो यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, यहाँ पे तो जा सकते हैं ना, लिख लो। क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। आ रहा हूँ नहीं, वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं, वो कैसे करें वही बता रहा हूँ। अब यार आ रहा हूँ, एलिमेंट्स पे फर्क पड़ता है। ये हो गया क्या है ना। अब लिखिएगा स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स है ना, स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जैसे मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट दिया, आप इसका स्प्लिट करके दिखा, फिर बात करते हैं इस पर। ए बी सी, ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, सी प्लस 2z, और नीचे दिया एक्स वाई जेड है ना। अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है तो कैसे स्प्लिट करेंगे बोलो, है ना। पहला डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड। दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। समझ में आ रही बात। तो सवाल ये नहीं, सवाल ये है, इसमें दो एलिमेंट है ना एक रो में यहाँ पे कितना, मैं अगर ये बोल रहा हूँ इसमें भी दो एलिमेंट है, ध्यान सुनना, इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, तो स्प्लिट करेंगे टोटल कितने डिटरमिनेंट बनेंगे। एट, पक्का सोच लो। दिमाग में होता पीएनसी इतना मन से पढ़ा, लेकिन कोई काम का नहीं, वो गधे गधे ही रहेंगे। पीएनसी पढ़ा दिया, अभी बहुत दिन नहीं हो गए पढ़ाई, पीवाई क्यों नहीं सॉल्व किया होगा। पीएनसी का सवाल 8 बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 8 डिटरमिनेंट बनेंगे। लगाना होता है ना दिमाग। एक के अबाउट सोचेगा तो भी बन जाएगा, कि मान लो इसके अबाउट है, अब यहाँ भी 2 2 है, तो पहले इसको खोलेंगे तो कितना डिटरमिनेंट बनेगा, 2 बनेगा। एक रो खुल गया, अगर दूसरे रो को खोलने जाएंगे तो कैसे बनेगा, उन दोनों का 2 2 बनेगा। पहले इसको खोले तो 2 डिटरमिनेंट है, और उसके अंदर किसको स्प्लिट करेंगे, सेकंड को करेंगे, तो 1 से 2 फिर 1 से 2 कितना हो गया 4, फिर इसके बाद खुलेंगे तो सबके 2 2, 4 इंटू 2 कितने बनेंगे 8। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। तो इसको आप चाहो तो फॉर्मूला में लिख सकते हो कि मान लो इसमें l नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट है, और इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, l इंटू m इंटू n। शॉर्ट में चाहो तो लिख लो स्प्लिटिंग।
दो स्प्लिट होगा दोनों का जीरो आएगा, है ना। फर्स्ट में ABC सेम हो जाएगा, सेकंड में 2 कॉमन लेंगे तो XYZ सेम हो जाएगा, तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। फिर डिटरमिनेंट ऑफ AB क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B, ये भी लिखवा दिया था, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। मैट्रिक्स में ही हमने काफी प्रॉपर्टीज कर लिया था। अच्छा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ A जीरो हो गया उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, बता। अगर किसी का डिटरमिनेंट जीरो है उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, हमारा थे नल मैट्रिक्स से बोल सकते हैं, इडियट कुछ भी बोल सकते हैं हम तो, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं ये लोग हैं जो पढ़ने वाले एग्जाम देने वाले 4 महीने बाद JEE के, हमारा थे क्या होता है दोस्त, डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो कुछ भी बोल देना, क्या जाता है, शर्म तो है नहीं लोगों को, कुछ भी आंसर करते जाना, स्क्यू सिमेट्रिक बोल दो, नल बोल दो, है ना। क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये पढ़ रहे हैं, ये रिवीजन कर रहे हैं लोग, बस आ रहे हैं जा रहे हैं और कुछ तो हो नहीं रहा। चलिए, डिटरमिनेंट जीरो है तो क्या बोलते हैं, सिंगुलर, नहीं है तो नॉन सिंगुलर, है। देखिएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि सिलेबस में हटा दिया है ना, यही एक चीज़ था जो टफ था डिटरमिनेंट में, वो भी हटा दिया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, है ना, क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत सवाल आते हैं डिटरमिनेंट में, तो थोड़ा बहुत क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता होना चाहिए, तो मैं वो तभी बता दूंगा, कुछ है नहीं खास, है ना। लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains same, the value of determinant remains same if we apply elementary transformation, if we apply elementary transformation, R1 को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ R1 प्लस K1 R2 प्लस K3 R3 सॉरी K2 R3, अगर मैंने ये चेंज कर दिया, है ना, तो क्या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। अभी प्रूफ करके मैं दिखा दूंगा, बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, है ना। अभी करके देखेंगे, उसको भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। K1 K2 कैन बी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं करेगा। यही काम सेम ऑपरेशन लगा सकते हो किसमें, कॉलम में, अल्फा R2 प्लस बीटा R3, बिल्कुल भी डिटरमिनेंट चेंज नहीं करेगा। एक ही चीज ध्यान रखना, आप जिस भी रो में ऑपरेशन लगा रहे हो उसका यहाँ होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। कोई अगर बोलेगा सर मैं R1 बराबर R2 प्लस R3 कर दूं तो गलत हो जाएगा, ये ऑपरेशन बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑपरेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, कोई बोलेगा सर अगर मैं R1 को KR1 कर दूं तो बिल्कुल भी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिटरमिनेंट भी कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो जिस रो को आप चेंज करो उसको बिल्कुल मत छोड़ो, दूसरे के हेल्प से उसको चेंज करो, है ना, दूसरे के हेल्प से उसको चेंज करना है ना। तो बस इतना ध्यान रखना कि R1 चेंज कर रहे हो तो इधर R1 ही होना चाहिए, ना कि -R1 ना 2R1 ना 3R1, ओनली R1। इधर जो करना तुम करो R2 R3 में, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करना डिवाइड कर दो, कैसे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं करेगा। उसका रीजन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मान लो मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 बराबर R1 माइनस R2 या 2R2 कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑपरेशन लगा दिया, होता क्या खुद समझ जाएंगे। मान लो ये ABC है ना, ये XYZ है, और ये मान लो PQR, ठीक
ठीक है, ये डिटर्मिनेंट था। आपने क्या किया इसमें, R1 को R1 माइनस 2R2 कर दिया, R1 क्या कर दिया 2R2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया A माइनस 2x, B माइनस 2y और C माइनस 2z, यही आएगा ना भाई। अब क्या करो, इसको वापस स्प्लिट करके देखो कि जो मेरा पहले डिटर्मिनेंट था और जो अभी है, क्या उसका वैल्यू चेंज हो गया क्या? तो अभी जो डिटर्मिनेंट ये आया, अगर मैं इसको वापस स्प्लिट करूं तो क्या बनेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर माइनस क्या बनेगा, देखो 2x 2y 2z एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, बोलो यही बनेगा ना? अरे एग्जैक्टली, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, जो पहले था अभी वो डिटर्मिनेंट वही है ना? क्योंकि आप किसी रो या कॉलम में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो दूसरा डिटर्मिनेंट, जो एक्स्ट्रा डिटर्मिनेंट क्रिएट होता है ना, वो कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है अपने आप में, है ना? तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होगा, जीरो ही होगा। वो तो बस हम अपने फायदे के लिए करते हैं, है ना? जैसे एक दे रहा हूँ करके दिखाना। और एलिमेंट्री ऑपरेशन का मेनली जो एम होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो क्रिएट करना। अभी से बता दूं क्या एम होता है, नंबर ऑफ जीरो क्रिएट करना। और नंबर ऑफ जीरो कैसे क्रिएट होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, तभी तो माइनस करके जीरो क्रिएट कर सकते हैं ना। तो ओवरऑल हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन का तरीका क्या है कि रो में लगाएं, कॉलम में लगाएं, किस रो में लगाएं, किस कॉलम में लगाएं, कहाँ ऐड करने से या माइनस करने से जीरो ज़्यादा बनेगा। और जीरो ज़्यादा तभी बनेगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, है ना? ये कुछ डिटर्मिनेंट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं जिसका वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल लिखिएगा, हाँ हो गया, रो बिल्कुल नहीं, अभी तो बोला, कहाँ लिखा मैंने? अरे यार यहाँ C2 करना था, गलती से लिख दिया वो, है ना? रो टू कॉलम बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी नहीं, रो टू रो कॉलम टू कॉलम, रो टू कॉलम तो कभी नहीं, गलती से भी नहीं, है ना? डन, लिखिएगा, है ना? एक सवाल दे रहा हूँ, ए प्लस बी, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ, ए प्लस बी प्लस सी, 2a इधर 3a प्लस 2b और 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b और इधर 4a प्लस 3b प्लस 2c, 4a प्लस 3b प्लस 2c और इधर 10 6 3, 10 6 3c, ये हो गया। हाँ, और इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, a क्यूब 2a क्यूब b क्यूब या c क्यूब। अब अगर कोई इसको डायरेक्ट करने जाएगा पास तो नहीं आएगा, है ना? सीधी सी बात है, गलती होना ही होना है। तो आपको इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। सोचो क्या क्या लगाया जाए। धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएगी। हाँ, एक ही बार में दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, मैं बताना भूल गया। हाँ, लेकिन जिस रो के सहारे ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे R2 को चेंज करना है, R3 को भी चेंज करना है, तो R1 पकड़ सकते हो तुम, R1 की हेल्प से दोनों को चेंज कर सकते हो। जिसके हेल्प से चेंज करेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसको अगर चेंज करके करना है तो फिर आपका दो स्टेप में लगाना पड़ेगा, है ना? जैसे मान लो मुझे इसमें करना तो क्या करूंगा, मैं सीधा R2 को क्या लिख दूंगा, R2 माइनस 2R1 कर दूं क्या? कैसे, देखो ये 2a है, 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा, जीरो, 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं पहले क्या किया, R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये ऑपरेशन लग गया। सेम ऑपरेशन देखो तो R3 को कर सकते हैं क्या, R3 बराबर R3 माइनस R2 नहीं कर सकता हूं मैं, R2 के हेल्प से R3 को जीरो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि R2 को आपने चेंज कर दिया है, अब R2 आपका नया बन गया है। समझ में आ रही बात, क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, मुझे एक ही बार में दो ऑपरेशन लगाना है तो कोई बात नहीं, R1 चेंज नहीं है, R1 अपना बैठा है जैसा वैसा ही, तो R3 को हम R1 के हेल्प से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे टाइम बचता है, क्योंकि मैट्रिक्स लिखना अपने आप में टाइम वेस्टिंग। समझ में आ रही बात? अब एक बार क्या कि हमने R1 के हेल्प से दोनों को चेंज कर दिया। करो, देखो सब में यहाँ A जीरो हो गया, यहाँ B जीरो होगा, C जीरो हो जाएगा, है ना? छोटा बन गया डिटर्मिनेंट। देखते हैं एक आधा ऑपरेशन और जरूरत पड़ेगा तो और लगाएंगे, कमी थोड़ी ना। चलो जल्दी से करो, हो सकता उतना कम बन जाए, लगाओ जल्दी से। कितना फर्स्ट में कुछ नहीं किया है तो फर्स्ट को एज इट इज लिख दो,
ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिख दिया हमने। R2 में कितना बन गया बोलो 0, ये कितना बन गया बोलो a, ये कितना बन गया बोलो 2 किया ना 2a प्लस 2b, ये बन रहा क्या देखो तो, सॉरी b ना b b b क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो 3a माइनस 3a 0, बस काम हो गया। 2 जीरो किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो क्रिएट हो गया, अपना काम डन, उतना ही करना है बस, है ना। फिर यहाँ कितना होगा 3a बस, और यहाँ 10a माइनस 3a 7a, 6 माइनस 3 3b, बस ये आ गया। अब किसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे, बताया हूँ मैं कि जिस रो कॉलम में ज्यादा जीरो हो उसके अबाउट एक्सपेंड करते हैं, तो मैं किसके अबाउट करूंगा C1 के अबाउट एक्सपेंड कर दूंगा, है ना। इधर लिखने की जरूरत है, बस इसका को फैक्टर लिख दो, आंसर आ गया। सबका फैक्टर कौन बनेगा बोलो, मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, अब तो बता दो आंसर कितना आ रहा है। a इंटू इसका को फैक्टर लिख दो जल्दी से, ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों माइनस ये दोनों, 7a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 6a स्क्वायर माइनस ये ऑप्शन करेक्ट है। 3ab कैंसिल हो गया, 7 माइनस 6 1 a स्क्वायर इंटू a, डन हो गया क्या। हाँ देखिए अगला सवाल, उससे पहले थोड़ा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बता दे रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। जैसे एक्स क्यूब बराबर कितना होता है 1, है ना, उसको 1 को अगर इधर लगाऊं तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है फार्मूला, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्यूब है तो इसके 3 रूट होंगे, लेकिन रियल रूट कितने मिलते हैं, सिर्फ एक। इसके 2 रूट आते हैं, दोनों के दोनों क्या होता है इमेजिनरी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इसके रूट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे ना, तो आई से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा, आई के फॉर्म में आता है। तो एक होता है ओमेगा, दूसरा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। अब खुद देखो ओमेगा, अगर इसका क्या क्या रूट्स हो गए, एक तो एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई करेगा भाई, ओमेगा भी तो इसका रूट है, तो ओमेगा भी क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ओमेगा यहाँ रखो तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ये भी कितना हो जाएगा 0, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो बस बोल रहा हूँ उतना भी काम कर लो। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। दूसरा ओमेगा इसका रूट है, तो ओमेगा यहाँ रख दो, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो दूसरा प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। ये दो बस याद रखना, काम हो जाएगा। इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ना। 1 के कितने रूट्स हो गए 3, तो क्यूब रूट हो गया, पावर n कर दूंगा तो nth रूट बोलते हैं। डन हो गया क्या, क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बस आपको ये दो प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना है, दिस और दिस, कि ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 0 होता है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, लिखिएगा कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे ही बोल दिया कि इसका रूट अल्फा बीटा, मतलब इसका रूट क्या है ओमेगा और
ओमेगा स्क्वायर, मतलब किसी अल्फा को ओमेगा मान लो, बीटा को क्या मान लो, ओमेगा स्क्वायर। देन इसकी वैल्यू बताना किसके बराबर है, y प्लस 1 अल्फा बीटा, अल्फा y प्लस बीटा प्लस सॉरी यहाँ 1 और बीटा 1 और y प्लस अल्फा, है ना, y नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, y नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू बतानी मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, ए y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। मैं पहले ही बोला हूँ जीरो करने से पहले ट्राई क्या करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेम करना। एक बार सेम हो गया तो माइनस करके क्या कर देंगे, फट से जीरो बना लेंगे, है ना। दूसरा y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3, सी ऑप्शन, y क्यूब और डी ऑप्शन y क्यूब माइनस 1। ट्राई करो तो। एक चीज आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे, इसका मतलब
दोनों रो वाइज भी दिख रहा है, कॉलम वाइज भी दिख रहा है। अरे सबको ऐड कर दो ना, नहीं दिख रहा सेम आ जाएगा। ऐसे भी ऐड कर दो तो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। पहले बोला कि पहले अगर आपको जीरो करना तो पहले सेम करो, तो या तो रो वाइज या कॉलम वाइज, जैसे आपकी मर्जी। R1 बराबर क्या कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को ऐड कर दो। इसको ऐड करो, तीनों रो को कितना आ रहा है, y इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, y इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, y इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये आ रहा है देखो, है ना। सेकंड क्या, y अल्फा y प्लस बीटा 1, और इधर बीटा 1 y प्लस अल्फा, ये हो गया। तो पहली बात तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 0। 1 प्लस तीनों कितना हो गया, 0। पहले तो 0 कर यहाँ लिखा हुआ था, है ना, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ y बच गया। इसको क्यों ढूंढना, इतना टाइम वेस्ट करना, ये बच गया, है ना। अब देखो तीनों सेम है, तो पहले बात तो तीनों से y क्या करें, कॉमन ले लें, क्या बाहर आ गया y, यहाँ पे कितना 1 1 1। अब किसी एक कॉलम को पकड़ लो और दो को क्या कर दो, माइनस कर दो, खत्म हो गया। दो जीरो क्रिएट कर लेंगे, सेम करना है पहले, डायरेक्ट जीरो के बारे में सोचेंगे तो नहीं बनेगा। अब मैंने C1 को पकड़ लिया, इसके हेल्प से दोनों को क्या करूँगा, निपटाऊंगा। तो C1 को एज इट इज रहने दो, किसी को पकड़ सकते हैं, एज इट इज रहने दिया। C2 माइनस C1 करो जल्दी से, ये 0, यहाँ कितना होगा y प्लस बीटा माइनस अल्फा, और ये कितना होगा 1 माइनस बीटा। सेम C3 माइनस C1 0 करो तो ये हो गया 0, और 1 माइनस अल्फा और y प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया देखो, अब 2 0 हो गया। अब 1 के अबाउट एक्सपेंड कर दो, दिस हाँ, या चाहो तो देख लो, और अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो और कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी मल्टीप्लाई थोड़ी चालाकी से करना, वरना लेंदी हो जाएगा, है ना। यहाँ ध्यान से देखो, y दोनों में कॉमन है, अगर ये बीटा माइनस अल्फा है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, मतलब अगर ये a प्लस बी है तो ये क्या है, a माइनस बी, तो सीधा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टाइम बचेगा आपका, वरना 3 इंटू 3 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई करना। इसको मान लो a, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस, है ना, इसको या तो अल्फा माइनस बीटा कर दो या इसको बीटा माइनस अल्फा कर दो, माइनस कॉमन लेके कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ बीटा माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया देखो। प्रॉपर्टी लगा दो, बस ऑपरेशन करना है। वाई स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा, है ना। और यहाँ से कितना, यहाँ से देखो तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन लो, अल्फा प्लस बीटा मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा -1। बस दो ही प्रॉपर्टी बोलो हूँ याद रखने के लिए, ये तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना होगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्या माइनस अल्फा बीटा, ये आ रहा है क्या, देखो तो। अब देखो तो यहाँ सिंप्लीफाई करने की बारी है बस। अभी है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना, इसको चाहो तो कैसे सिंप्लीफाई कर लो बता, बीटा माइनस अल्फा इंटू नहीं कल कोई बात नहीं, बीटा इंटू अल्फा, पहले बताइए कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1, क्यों ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, पहले तो उसको निपटा दिया हमने। अब ये है, इसको भी निपटा देंगे, अभी देखते हैं। तो ये तो 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया ना, -1 बचा, तो वाई स्क्वायर -1 ये बच रहा है माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी इसको भी निपटा देते हैं एग्जैक्टली। ये मान लो ओमेगा है तो कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा के पावर 4, और ओमेगा के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी ओमेगा, क्योंकि ओमेगा के पावर 4 क्या होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब तो कितना होता है 1, तो कितना हो गया ओमेगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 कितना हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 और 1 कैंसिल, कितना आ गया फाइनल आंसर वाई स्क्वायर, और इंटू क्या होता है हाँ इंटू ये बाहर वाला वाई कितना हो गया वाई क्यूब,
तो इस पे सवाल अच्छे खासे सवाल आते हैं, है ना। अब एक और सवाल देखो, बिल्कुल सिमिलर सवाल है, कराता हूँ। देन अभी देखो सिमिलर सवाल, बिल्कुल सिमिलर सवाल दिया है। y की जगह क्या कर दिया देखो z, और यहाँ पे क्या दिया कि ओमेगा बराबर cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोडा साइन 2 पाई बाई 3। अच्छा आपको पता होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/2 प्लस आयोटा √3/2। यही क्या होता है अपना ओमेगा। जब x² प्लस x प्लस 1 का जब आप दो रूट निकालेंगे तो उसमें से एक रूट ये आएगा, दूसरा रूट क्या आएगा, यहाँ पे बस माइनस होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू दे दी आपको, है तो ओमेगा ही ना भाई। और सवाल भी देखो बिल्कुल सेम है, z+1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। यहाँ भी देखो ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 है। और दूसरा क्या दिया, ओमेगा क्यूब 1, सॉरी ओमेगा स्क्वायर 1 और z प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 बोला, और बोला कि इसके कितने रूट्स होंगे, कितने z सेटिस्फाई करेंगे। तो अभी जस्ट हमने एक्सपेंड किया, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, z क्यूब आने वाली है। पिछले सवाल में z की जगह y था तो y क्यूब आया, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, z क्यूब। तो z क्यूब बराबर 0, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक ही आएगी भाई, क्यूब है तो। एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन आंसर। बिल्कुल देखो सिमिलर सवाल है, बस पूछने का तरीका बदल दिया थोड़ा सा। वहाँ पे एक्सप्रेशन पूछा था तो y क्यूब आया, यहाँ पे रूट पूछ दिया। ये जे एडवांस में पूछा था 2010 का सवाल, पिछला वाला मेंस का था, तो कॉपी पेस्ट करते हैं इधर उधर से। डन, समझ में आया। हाँ एक और करके देखो, सिंप्लीफाई करके टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स बताना है, ठीक है। टोटल नंबर, सॉरी मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट है x 2x 3x, x 2x 3x और x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, इधर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस 8x क्यूब और 1 प्लस 27x क्यूब इक्वल टू 0। कितने इसका डिस्टिंक्ट रूट होंगे, देखो सिंपल तरीका सोचो, सिंप्लीफाई करना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 5 6 दिख रहा है, टेंशन होगी। तो क्या करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ कॉमन वगैरह लो, है ना। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो।
आंसर आ जाएगा। नहीं दिख रहा दो डिटरमिनेंट एक्सपेंड। पहली बात तो क्या करो, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बाहर निकाल दिया x, यहाँ से x का कॉमन आ जाएगा, क्या बाहर निकाल दिया। पहला काम तो ये कर दो, x क्यूब बाहर आ गया है ना। अब क्या करो, इसको दो डिटरमिनेंट ब्रेक कर दो। पहला डिटरमिनेंट 1 2 3 1 4 9 और 1 1 1, पहला डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा फिर 1 2 3 1 4 9, सब में एक्स क्यूब आ रहा है, क्या एक्स क्यूब बाहर ले लूँ क्या डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 1 8 27। बस सॉल्व कर दो, हो गया। इक्वल टू कितना करना है 0। अब इसको निपटा दो जल्दी से, अब सॉल्व कर दो तो डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू भी है ना डायरेक्ट होती है, लिखवा दूंगा। फाइनल आंसर नहीं देखना पड़ेगा ना, नहीं एक सोल्यूशन तो आंसर नहीं। क्या हाँ तो उसी का सॉल्व हो, वही क्वेश्चन है कहते, बिना दो डिटरमिनेंट ब्रेक किए कैसे कर देंगे, वही ब्रेक किया देखा तो फिर। अब तो बता दो, मैं तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, मैं तो प्रॉपर्टी लगा दूंगा, इसको पकड़ के दोनों को जीरो कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 1 4 - 1 3 1 - 1 0, फिर 3 - 1 2 9 - 1 8 1 - 1 0, हो गया। मन में लगा दो प्रॉपर्टी। अब एक के अबाउट एक्सपेंड कर दो, इसके अबाउट प्लस माइनस इसके अबाउट, तो ये और ये गया, तो 8 - 6 इसकी वैल्यू 2 आ रही है क्या, प्लस इसका डिटरमिनेंट निकालना है, फिर से वही करूँगा, इसको पकड़ के इसको निपटा दूंगा। 1 - 1 0 4 - 2 2 9 - 3 6 1 - 1 0 8 - 2 6 27 - 3 24, लो हो गया। अब इसके अबाउट एक्सपेंड कर, इसका डिटरमिनेंट दिस 48 - 36 कितना आ गया 12, मतलब कितना आ गया एक्स क्यूब, तो बाहर इसको बाहर रहने दो, 2 + 12 एक्स क्यूब इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, 1 है कितना हो गया 6 है ना। तो ये एक तो एक्स क्यूब है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 0, और यहाँ से कितना आ रहा है देखो तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ रहा है -1/6, ये आ रहा है ना, देख लेना। तो एक सोल्यूशन यहाँ से, एक सोल्यूशन यहाँ से, फिलहाल तो ये दिख रहा है, बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ये आ रहा है, उसके बारे में सोचो। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल टू 10 दिया था, मैंने 0 कर दिया। इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे सवाल में 10 कर लेना, तो अब बताओ तो कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे टी मान लें, है ना, एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे टी, है ना। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना टी माने, बट अगर कंफर्टेबल है तो क्या मान लो टी मान लो, तो कितना हो जाएगा ये 6t² + t - 10 इक्वल टू 0,
साफ साफ दिख रहा है फैक्टर क्या बनेगा, प्लस 6 माइनस 5 ना, तो 6 माइनस 5 तो रूट क्या आ गया, ये प्लस ये माइनस है ना, तो 6 से डिवाइड कर दो, शॉर्टकट सिखाया था, कितना आ गया माइनस, तो t मतलब एक्स क्यूब बराबर -1 और एक आ गया एक्स क्यूब बराबर 5/6। तो यहाँ से भी एक सोल्यूशन, यहाँ से भी कितना एक सोल्यूशन, ओवरऑल आंसर कितना गया 2 सोल्यूशन। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ ओमेगा के फॉर्म में है ना, तो वो रखे ऑर्डर क्या लें कि p² नॉट इक्वल टू 0 है ना, एडवांस का सवाल है, मल्टीपल करेक्ट है, बहुत अच्छा सवाल है। तो जनरली जब ऐसा सवाल हो ना तो क्या करना, 3/3 4/4 5/5 तो सोच भी नहीं सकते चेक करने के लिए, समझा रही बात है ना, पैटर्न फॉलो करेगा, तो या तो 2/2 लेके देख लो या 3/3 लेके देख लो कि कब p² 0 नहीं आ रहा है ना, तो इसको हटा रहा हूँ, तो अगर मान लो मैं 2/2 का डिटरमिनेंट लूँ तो क्या बनेगा मेरा डिटरमिनेंट बताना, p क्या बनेगा मैट्रिक्स, p क्या बनेगा मैट्रिक्स सवाल यहाँ सबका तरीके से है, हाँ क्या बनेगा बोलो, पहला i + j तो 1 + 1 2 ω² ओमेगा क्यूब और ये ओमेगा की पावर 4, ये बनेगा ना भाई, ओमेगा की पावर 4, ये इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ओमेगा, और इधर ये कितना हो गया 1 और ये भी कितना हो गया 1, लिख दिया क्या। अब इसी को मल्टीप्लाई करना ω² 1 1 और ओमेगा से, समझ में आ रही बात, करो मल्टीप्लाई, उसे से दिखा रहा हूँ p² क्या बनेगा, ओमेगा पावर 4 मतलब ओमेगा 1 में चलेगा प्लस ω² सॉरी प्लस 1, फिर ω² प्लस ओमेगा, ω² प्लस ओमेगा, फिर ω² प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ω², तो 0 तो नहीं आ रहा है ना, 0 मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या ट्राई करना पड़ेगा फिर आपको 3/3 है ना, आपको 3/3 मैट्रिक्स आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ये हो गया ω², ओमेगा क्यूब को 1 लिख दूं क्या, ω4 को ओमेगा लिख दूं क्या, शॉर्ट में चलेगा ना, और यहाँ पे कितना आएगा 4 तो ओमेगा, यहाँ कितना आएगा 4 तो ओमेगा, यहाँ कितना आएगा सॉरी यहाँ 3 आएगा ना 1, यहाँ 4, यहाँ 5 आएगा तो ω², यहाँ पे कितना आएगा 4 तो ओमेगा, 5 आएगा तो ओमेगा 6 आएगा तो 1, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इससे, ω² 1 ओमेगा से 1 ओमेगा ω² ओमेगा ω² 1, जल्दी से बता दो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये सब पैटर्न वाले सवाल हैं। 2/2 में तो 0 नहीं हो रहा p², हमने 3/3 ट्राई किया, 3/3 में ट्राई करके देखते हैं, इतना तो पता है आना ही है 0, उधर नहीं आया तो इधर आएगा, 4/4 तो सोच भी नहीं सकते अपन, आइडेंटिकल नहीं, तीनों आइडेंटिकल आएंगे, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की बात हो रहा है, डिटर्मिनेंट का सवाल नहीं है, इधर आ गया तो करा दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट का सवाल है, हाँ मल्टीप्लाई करो चश्मे जल्दी, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना भाई, बाकी छूटा है वो धीरे धीरे मैनेज करो। अरे क्या बन रहा है, तीनों रो तीनों सेम आना चाहिए ना, हाँ तो वहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा 0 मैट्रिक्स, मतलब p² 0 हो रहा है, अगर ऑर्डर क्या है 3/3, तो एक पैटर्न बन गया है ना, कि 3 का मल्टीपल अगर ऑर्डर होगा तो डिटरमिनेंट कितना आएगा 0 आएगा, सॉरी मैट्रिक्स क्या रहेगा 0 रहेगा है ना, तो ध्यान से 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये मल्टीपल है तो ये तो नहीं होगा आंसर, तो क्या होगा आंसर ये, क्योंकि हमें p² नॉट इक्वल टू 0 करना है, इक्वल टू 0 नहीं करना है ना, क्या करना है नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो अगर 3 का मल्टीपल लेंगे ऑर्डर तो डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स कितना आ रहा है 0 है ना, इस तरह का रिपीटेशन वाले पे भी सवाल आपको